और आइए अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राजभवन में इस वक्त मौजूद हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए नीतीश कुमार राजभवन पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक के बाद राजभवन पहुंचे हैं। तो पहले कैबिनेट बैठक, मंत्रिमंडल भंग और इसके बाद अब इस्तीफा देने के लिए नीतीश कुमार राजभवन में मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा बलराम से ही जानते हैं। बलराम, इस्तीफा देने के लिए राजभवन में इस वक्त पहुंचे हुए हैं नीतीश कुमार। अब इसके बाद आगे क्या होगा? आज ही क्या एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग जाएगी? खबरें क्या मिल रही हैं? उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा नीतीश कुमार कब पेश करेंगे? बलराम। देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। उनके साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं, विजय चौधरी भी मौजूद हैं और माना जा रहा है कि जब वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे, उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो जो नई सरकार के गठन की प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी। हालांकि कल जिस तरीके से जानकारी मिली है कि जो बीजेपी के विधायक दल की बैठक है वो कल सुबह 10 बजे होगी और माना जा रहा है कि इसी तरह से जो भी एनडीए के घटक दल हैं उनके विधायकों की बैठक होगी और वो अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे और उसके बाद एनडीए के विधायकों की बैठक होगी जिसमें सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद जो मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। हालांकि गांधी मैदान में जिस तरीके से आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है उसको लेकर के ये उम्मीद जताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 20 नवंबर को मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो सकता है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो नीतीश कुमार का काफिला है वो इस वक्त राजभवन के अंदर मौजूद है और वो जो इस्तीफे की प्रक्रिया है वो पूरी करते हुए अंदर नजर आ रहे हैं और इसके अलावा उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय चौधरी भी मौजूद हैं और माना जा रहा है कि जैसे ही जो इस्तीफे की प्रक्रिया है वो संपन्न होगी उसके बाद वो बाहर निकलेंगे और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और उसके बाद नई सरकार के गठन की जो तेज हो जाएगी। अच्छा बलराम, क्या ऐसी कोई जानकारी मिल रही है अभी जब राजभवन से बाहर निकलेंगे नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपने के बाद तो सीधे गाड़ियों का काफिला यहां से गुजर जाएगा या फिर इसकी कोई संभावना है कि नीतीश कुमार रुकें और मीडिया को जो जमावड़ा यहां पर है वहां मीडिया कर्मियों के सामने कोई बयान दें या अपनी कोई बात रखें? इसको लेकर कुछ संभावना जताई जा रही है क्या बलराम? देखिए रोमाना, आपको बता दें कि पूरे चुनाव में नीतीश कुमार ने मीडिया से बात नहीं की है और अभी भी उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी इस्तीफा देने के बाद जब वो राजभवन से बाहर निकलेंगे तो वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। हालांकि उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय चौधरी हैं, वो संभवतः मीडिया से बात कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो संभावना है मीडिया से बात करने की वो बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब वो बाहर निकलेंगे तो मीडिया एक बार कोशिश जरूर करेगी उनसे बात करने की कि आगे नई सरकार को लेकर के जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, कब तक शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हालांकि तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। गांधी मैदान में आम जनता के लिए आज से जाना बंद हो गया है 20 नवंबर तक। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मंत्रियों को लेकर के भी जो घटक दल हैं उनसे बातचीत हो गई है और वो भी फार्मूला तैयार हो गया है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 13 मंत्री जो होंगे वो बीजेपी के होंगे, 13 मंत्री जदयू के होंगे और लगभग 3 मंत्री, ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 मंत्री चिराग पासवान की पार्टी के हो। सही कह रहे हैं। देखिए, वही 6 विधायकों पर 1 मंत्री, कुछ इसी तरीके का वो फॉर्मूला है जो तय पाया गया है एनडीए में गठबंधन के साथियों के बीच और ऐसे में जितनी भव्य ये जीत एनडीए को मिली है उतना ही दिव्य शपथ ग्रहण समारोह बनाने की तैयारी है, इसमें भी कहीं कोई शक व शुबा नहीं है। इस बीच कैबिनेट बैठक और कैबिनेट बैठक के बाद जेडीयू विधायक जमा खान मंत्रिमंडल को भंग करने का जो प्रस्ताव
इस बैठक में रखा गया, उस पर जो मोहर लगी है उसको लेकर ज़मा खान ने पूरी जानकारी दी है। नीतीश के नेतृत्व के प्रति आभार प्रस्ताव भी पारित हुआ। इस दौरान नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ज़मा खान की तरफ से इस पर मोहर लगा दी गई है। सुनाते हैं आपको। हमारे साथ ज़मा खान जी हैं। नीतीश सरकार की जो मौजूदा कैबिनेट थी उसकी अंतिम बैठक थी, क्या कुछ हुआ सर? कुछ नहीं, अभी तो अंतिम बैठक थी। एक दूसरे से नए नए लोग जीत के हम लोग आए हैं, इसलिए फिर दुआ सलाम हुआ और बाकी नई जिम्मेवारी जिसको मिलेगी बाखुरी निभाने का पूरा प्रयास हम सब लोग करेंगे। अब सब ये फैसला तो नेता करना है, जो फैसला करेंगे उस पर हम लोग चलेंगे। ये मंत्रिमंडल को भंग करने के प्रस्ताव पे मुहर लगी। हाँ, आभार प्रस्ताव भी पारित किया गया बैठक में। हाँ, अब इसके लिए नेता नीतीश कुमार जी चूँकि हम लोग के नेता हैं, जो भी आदेश करेंगे उस आदेश पे हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, हम लोग चलेंगे। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने 2020 में, जब चुनावी नतीजा है उसके बाद क्या फिर से मंत्री बन रहे हैं? फिर से आप जीत के आए हैं? मैं तो जीत के जरूर आया हूँ अपने नेता के आशीर्वाद से। और जनता, मतदाता, मालिक, चयन विधानसभा के तमाम लोगों ने आशीर्वाद दिया, विश्वास किया, मुझे सदन में भेजा। आगे क्या होगा ये नेता ही जानते हैं, जैसा नेता कहेंगे वैसा मैं करूँगा। नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे? एकदम श्योर। 20 तारीख को शपथ ग्रहण है? एकदम श्योर, जो मुझे सुनने में मिला है। एनडीए विधायक दल की बैठक कल होगी? अभी नहीं मालूम। तो देखिए, ये है ज़मा खान बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक, एबीपी न्यूज पटना। और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, 20 नवंबर वो तारीख बताई जा रही है जब नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उनके मंत्रिमंडल में फिर से 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। और जो दोनों डिप्टी सीएम होंगे एक बार फिर से वो बीजेपी के कोटे के ही होंगे, जिस तरीके से पिछली बार थे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। आप जानते हैं दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के ही कोटे से थे और इस बार भी यही अनुमान जताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के मुताबिक 15 से 16 मंत्री होंगे, तो जेडीयू की तरफ से 13 से 14 मंत्री बनाए जाएंगे। मतलब बीजेपी की तरफ से 15 से 16, जेडीयू की तरफ से 13 से 14। सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी से भी 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा हम और आरएलएम दोनों पार्टियों के कोटे से एक एक मंत्री। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। विधानसभा का जो स्पीकर होगा वो भी बीजेपी के कोटे का ही होगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे एक बार फिर हमारे सहयोगी बलराम पांडे के पास और जरा बलराम से जानते हैं। बलराम, वो जो आप बता रहे थे कैसे नीतीश कुमार की ताजपोशी सीएम के तौर पर, इसके अलावा वो मंत्रियों का जो आप गणित बता रहे थे कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला तय पाया गया है। लेकिन बेहद दिलचस्प ये देखना होगा कि वो 2 डिप्टी सीएम। अच्छा, ये तस्वीरें आ रही हैं, बलराम पांडे यहीं पर मौजूद हैं राजभवन से बाहर निकलते हुए। नीतीश कुमार की गाड़ियों का ये काफिला आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार को देखिए, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं। राजभवन में इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार अब बाहर निकले हैं। गाड़ियों का काफिला बिना रुके यहां से वापस जाते हुए एक अणे मार्ग की तरफ, जो नीतीश कुमार का आवास है। सीधे रुख करते हैं बलराम पांडे का। बलराम, बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार अपने सहयोगी सम्राट चौधरी के साथ राजभवन से बाहर निकल आए हैं और इस वक्त उनका जो काफिला है वो सीएम आवास के अंदर दाखिल हो चुका है। और माना जा रहा है कि इस्तीफा सौंपने के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर के जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है और सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो माना जा रहा है कि जल्द से जल्द विधायक दल की बैठक होगी और उसमें सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। और जिस तरीके से आज अभी उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर बाहर निकले हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि जल्द से जल्द बिहार में नई सरकार देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि आज एनडीए के जो विधायक दल की बैठक है वो हो सकती है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कल या परसों सुबह एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उसके बाद एक बार फिर नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगे और बताएंगे कि उनके साथ 202 विधायक हैं और इन विधायकों के समर्थन से वो सरकार बनाएंगे। हालांकि किसी भी राज्य में जो मंत्री होते हैं
वो जो विधायकों की गिनती होती है उसकी 15% विधायक ही जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 243 विधायक हैं और ऐसे में यहाँ पर जो 15% विधायक हैं वही मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसीलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार भी बीजेपी के पास ही दोनों उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे और जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी ने इस बार बेहतरीन जीत दर्ज की है तो उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 मंत्री पद चिराग पासवान की पार्टी को दिया जाएगा। लेकिन जो अन्य 2 घटक दल हैं, चाहे हम की बात करें जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उसको भी 1 मंत्री पद दिया जा सकता है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 मंत्री पद दिया जा सकता है। तो यानी कुल मिलाकर के जो फार्मूला है वो तय कर लिया गया है और शपथ ग्रहण को लेकर के जो निमंत्रण देने का, जो आमंत्रित करने का सिलसिला है वो भी अभी कुछ घंटे बाद से शुरू हो जाएगा। मुझे ये बताइए बलराम पांडे, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो मुझे ये बताइए कि पिछली बार जो 2 डिप्टी सीएम दोनों बीजेपी के कोटे से, एक अपने सम्राट चौधरी और दूसरे विजय सिन्हा, लेकिन इस बार क्या बलराम को मेरी आवाज नहीं मिल रही है? वो लगातार बोल रहे हैं। मुझे लगता है बलराम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम जरा दोबारा से इसको कनेक्ट करवाते हैं। इस बीच ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। आपसे कुछ देर पहले नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने वहां अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब नीतीश कुमार राजभवन से बाहर निकल आए हैं, वापस अपने आवास जा रहे हैं। अब यहां से जो पूरा घटनाक्रम है वो बहुत तेजी से बदलेगा क्योंकि अब वो विधायक दल की बैठकों का दौर शुरू होगा। जेडीयू अपने विधायक दल की बैठक, बीजेपी अपने विधायक दल की बैठक और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कल एनडीए की जो विधायक दल की बैठक है वो होगी और उस पर नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग जाएगी और उसके बाद नीतीश कुमार जो हैं एक बार फिर कल राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक बार फिर से जरा बलराम का रुख करते हैं। बीच में बलराम को मेरी आवाज नहीं मिल रही थी। बलराम, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मुझे ये बताइए आप कि इस बार महागठबंधन की तरफ से जिस तरीके से ईबीसी वाला डिप्टी सीएम का कार्ड खेला गया, इस बार जो 2 डिप्टी सीएम नीतीश सरकार में बनेंगे, क्या उनमें किसी ईबीसी चेहरे को जगह मिल सकती है? क्या सूत्र क्या बता रहे हैं? सुगबुगाहट क्या है सियासी गलियारों में? बलराम, देखिए, आपको बता दें कि जो अभी सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी का ही दोनों डिप्टी सीएम चेहरा होगा और ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। लेकिन कौन डिप्टी सीएम का चेहरा होगा बीजेपी की तरफ से ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनने की जो संभावना है वो प्रबल है और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार के साथ हर जगह सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। लेकिन किस तरीके से बिहार की जो राजनीति है उसको बीजेपी साधती है और किस तरीके से 2 डिप्टी सीएम का चेहरा वो बिहार की जनता के सामने रखती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कौन कौन कैबिनेट में शामिल होगा बीजेपी की तरफ से, इसको लेकर के भी मंथन हो रहा है। ये कहना अभी गलत होगा कि सारी चीजें तय हो गई हैं कि कौन मंत्री होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि 2 डिप्टी सीएम चेहरे होंगे और वो दोनों बीजेपी के होंगे और इसको लेकर के सीएम होंगे, दोनों बीजेपी के कोटे से होंगे। लेकिन किस तरीके से इस बार बीजेपी अपने इन दोनों डिप्टी सीएम के जरिए वो जाति वाला समीकरण साधेगी और जाति सशक्तिकरण का संदेश देगी, इसी को लेकर अब निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। इस बीच बिहार में बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर बड़ी खबर, 19 नवंबर को सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। बीजेपी विधायक दल के बाद फिर एनडीए की बैठक होगी। तो मतलब ये बात तो फिर टल गई, अब 2 दिन के लिए मामला टल गया है। तो 19 तारीख को अगर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और फिर उसके बाद एनडीए की बैठक होगी तो क्या माना जाए? क्या शपथ ग्रहण समारोह में देरी हो रही है? ये सवाल अब महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? बलराम से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये देखिए आप किस तरीके से ये खबर में कुछ तब्दीली सी आती हुई अब यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि पहले तो ये माना जा रहा था कि आज ही जेडीयू बीजेपी विधायक दल की बैठक हो जाएगी, कल मतलब 18 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और तभी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगाकर। और अब ये कहा जा रहा है कि 19 तारीख को पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। तो मतलब 19 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और फिर कहा जा रहा है उसके बाद एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी। तो ऐसे में 20
नवंबर शपथ ग्रहण समारोह, इसको लेकर अब थोड़ा सा सस्पेंस यहां पर बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बात दिल्ली धमाके से जुड़े बड़े खुलासों की। जैसे जैसे जांच एजेंसियां आतंक के सफेदपोश नेटवर्क की जांच कर रही हैं, वैसे वैसे हैरान करने वाली हकीकत सामने आ रही है। दिल्ली को दहलाने की साजिश में शामिल डॉक्टर शाहीन का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। एनआईए ने बड़ा खुलासा किया। दिल्ली के लाल किले के पास धमाके पर यह सबसे नया खुलासा है। जांच एजेंसियों ने कार में धमाके को आत्मघाती हमला बताया। आतंकवादियों ने i-20 कार को चलता फिरता आईईडी बम बना दिया था। एनआईए ने साजिश में शामिल आमिर राशिद को गिरफ्तार किया है। आत्मघाती हमलावर के साथ आमिर ने धमाके की साजिश रची थी। धमाके में इस्तेमाल कार आमिर राशिद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आमिर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। कश्मीर के पामपोर का रहने वाला है साजिश में शामिल आमिर राशिद। कश्मीर के पामपोर का रहने वाला है। फिलहाल अदालत में पेशी हुई है। एनआईए ने गिरफ्तार किया था। जो गाड़ी i-20 कार जिसमें धमाका हुआ, जिसे चलता फिरता आईडी बॉम्ब बना दिया था, वो i-20 कार इसी आमिर राशिद के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। जांच एजेंसियों की अगर माने तो आमिर राशिद ने आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर के साथ मिलकर ये पूरा प्लान तैयार किया। कुछ दिन पहले आमिर कश्मीर से कार खरीदने दिल्ली आया। उसी कार में आईईडी लगाकर आत्मघाती हमला किया गया। जांच में यह भी साफ हो चुका है कार चलाने वाला और धमाके में मारा गया शख्स डॉक्टर उमर ही था। एनआईए ने उमर की एक और गाड़ी भी जब्त की है, जिसे सबूत के तौर पर खंगाला जा रहा है। इस हमले में 13 लोगों की आप जानते हैं जान चली गई थी, जिसके बाद जांच एजेंसियां लगातार सफेदपोश आतंकी नेटवर्क को खंगाल रही हैं। अब तक करीब 73 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। देश भर में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो आतंकवादी साजिश पर ये आज के जो 10 बड़े खुलासे हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। लाल किले के पास धमाका आत्मघाती हमला था। i-20 कार को चलता फिरता आईईडी बॉम्ब बनाया गया था। हमले में आमिर राशिद ने की थी आतंकवादी उमर की मदद। 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है साजिश में शामिल डॉक्टर शाहीन। कानपुर से नौकरी छोड़ने के बाद थाईलैंड भी गई थी डॉक्टर शाहीन। 7 साल में शाहीन के बैंक खातों से 1 करोड़ 55 लाख का लेन देन हुआ। हवाला के जरिए जैश ने डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन तक पैसे पहुंचाए। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। आतंकवादियों ने 3 लाख रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा। धमाके में इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट मेवात से खरीदा गया। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन एक साथ महीनों की छुट्टी पर जाते थे। यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। और इस बीच दिल्ली धमाके में शामिल आतंकवादी डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा हो रहा है। 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है डॉक्टर शाहीन। जांच एजेंसियों ने शाहीन की विदेश यात्रा का पूरा रिकॉर्ड खंगाला है। 2013 में कानपुर से नौकरी छोड़ने के बाद थाईलैंड भी गई थी डॉक्टर शाहीन। पाकिस्तान और थाईलैंड के अलावा 6 और दूसरे देशों की यात्रा कर चुकी है डॉक्टर शाहीन। इसके पास जांच एजेंसियों को 3 पासपोर्ट मिले और तीनों पासपोर्ट पर अलग अलग पते हैं, अलग अलग अभिभावकों के नाम। कानपुर, लखनऊ, फरीदाबाद के पते पर ये पासपोर्ट मिले हैं। एक पासपोर्ट में पिता, एक में पति और तीसरे पासपोर्ट में भाई को अपना अभिभावक बताया है। तो दिल्ली धमाके में शामिल आतंकवादी डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा। बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली धमाके में गिरफ्तार आमिर को रिमांड में भेज दिया गया है। कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की एनआईए रिमांड में भेजा है। कल इसे गिरफ्तार किया गया था। धमाके की साजिश में उमर के साथ आमिर शामिल था। कार खरीदवाने में इसने मदद की थी। आमिर के नाम पर ही धमाके में इस्तेमाल की गई कार रजिस्टर्ड थी और दिल्ली धमाके में इसे कल गिरफ्तार किया था, जिसको अब कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली धमाके को लेकर। 10 तारीख को जिस तरीके से लाल किले के सामने मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ था, कल आमिर की गिरफ्तारी हुई थी और इस साजिशकर्ता को कल पकड़ा गया। आज कोर्ट में पेश किया गया भारी सुरक्षा के बीच और इसे अब 10 दिन की रिमांड में भेजा गया है। कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया है। धमाके की साजिश में उमर के साथ आमिर शामिल था। आमिर के नाम पर ही धमाके में इस्तेमाल की गई कार रजिस्टर्ड थी और दिल्ली धमाके में जिस तरीके इसकी भूमिका है, यह रिमांड महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण चीजें सामने आएंगी। कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की एनआईए की रिमांड में भेज दिया है। तो आज इसको भारी सुरक्षा के बीच
कोर्ट में पेश किया गया था। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप देखिए। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, जिस तरीके से आमिर को कोर्ट में पेश किया गया, किस तरीके की दलीलें वहां पर दी गई, क्या कुछ बातें कही गई, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ पा रही हैं? जी देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में ये एनआईए की पहली गिरफ्तारी है जिसमें आमिर को गिरफ्तार किया है एनआईए ने, और दिल्ली से ये गिरफ्तारी की गई है। हालांकि भारी सुरक्षा के बीच में आमिर को एनआईए ने आज कोर्ट में पेश किया। अंजू बजाज जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्हीं की अदालत में फिलहाल कोर्ट में पेश किया। एनआईए की तरफ से फिलहाल जो वकील हैं, उनके जो अधिकारी हैं और आमिर, यही लोग कोर्ट में मौजूद थे। उसके बाद किसी को कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं थी। भारी सुरक्षा के बीच में आमिर को फिलहाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर एनआईए को 10 दिन की कस्टडी मिली है आमिर की, यानी कि 10 दिन। अब फिलहाल जो एनआईए है वो आमिर से पूछताछ करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश जांच एजेंसियों ने किया है, उसमें आमिर बेहद अहम कड़ी बताया जा रहा है। और i20 कार के जो सीसीटीवी फुटेज भी आए थे, उसमें आमिर जो है वो चाबी अपने हाथ में लेते हुए नजर आया था। और जिस तरीके से 10 दिन की रिमांड मिली है, आमिर से ये कंफर्म हुआ कि जो कार चलाने वाला था वो कौन था। इसके अलावा जो 200 डॉक्टर्स की बात सामने आ रही थी कि तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस पूरे आतंकवाद के गैंग का हिस्सा हो सकते हैं, बहुत कुछ परतें इन 10 दिनों में खुल सकती, इनकी संभावना है। जी देखिए, जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है, जो कोर्ट के सूत्रों से जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने अभी तक जो देश के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की है, उसकी जानकारी कोर्ट को दी है। और साथ ही साथ जो अल्फला यूनिवर्सिटी है, वहां पर जो संदिग्धों से पूछताछ की गई है और उस पूछताछ में क्या उन्हें टिप ऑफ मिला है, इसकी भी जानकारी कोर्ट में दी गई है। और ये बताया है कि इस मामले में आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, और इस बाबत कई जगह पर अभी छापेमारी चल रही है। जिसके बाद कोर्ट में एनआईए की तरफ से जो एसपीपी पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में आमिर से पूछताछ करनी है और पूछताछ कर यह भी पता लगाना है कि उनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। इनमें जो 3 बड़े अहम रोल में थे लोग, उसमें आदिल था, मुजम्मिल था, साइना शहीद और थी। ये तमाम जो चीजें हैं वो स्पष्ट होंगी। लेकिन सुशील, जब उसे कोर्ट में ले जाया गया तो आपने भी आमिर से सवाल पूछा था, क्या सवाल था आपका और उधर से कुछ जवाब आया क्या? जी देखिए, जब फिलहाल आमिर को लेकर एनआईए की टीम बाहर निकल रही थी, तो खुद मैंने उससे यह सवाल पूछा कि जो लाल किले पर ब्लास्ट किया वो किसके कहने पर ब्लास्ट किया। जिसके बाद फिलहाल जो एजेंसियां थी, जो फोर्स थी, उसे वो बोलने नहीं दी। लेकिन उसकी जो सुगबुगाहट थी, उसका जो फिलहाल बॉडी लैंग्वेज था, उस लैंग्वेज में जरूर वो कुछ ना कुछ बोलना जरूर चाह रहा था। लेकिन जो जांच एजेंसियां थी, उन्होंने उसे बोलने नहीं दिया और आगे लेकर चले गए। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच के तार तमाम जो डॉक्टर्स तक जुड़ रहे हैं, उसमें सीधे तौर पर आने वाले दिनों में एक बड़ा पर्दाफाश जरूर जांच एजेंसियां करेंगी। लेकिन जिस तरह से ये गिरफ्तारी फिलहाल आमिर की हुई है, उस गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी सुशील। और जो आपका सवाल जवाब था वो एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं कि जब आमिर को कोर्ट में ले जाया गया तो जो सवाल जवाब हुआ, जो बातें हुई, वो क्या थी? पीछे है सर। अरे पीछे आमिर किसके कहने पर अटैक किया? आमिर फोटो नहीं लेना यार। अरे फोटो छोड़ जाएगा। तो देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब कोर्ट ले जाया गया आमिर को। और हमारे सहयोगी सुशील जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि आमिर किसके कहने पर ये तुमने ब्लास्ट करवाया। हालांकि वो सुरक्षा कर्मियों से घिरा था, उसे बोलने नहीं दिया गया। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए। अरे पीछे आमिर किसके कहने पर अटैक किया? आमिर फोटो नहीं लेना यार। तो देखिए, ये पेशी के पहले की तस्वीरें हैं और सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशील, ये जो आज कोर्ट के सामने आमिर को पेश किया गया, लगभग कितनी देर तक पूरी ये सुनवाई चली और कितनी देर के बाद 10 दिन की रिमांड में भेज दिया गया एनआईए की? जी देखिए, जो एनआईए की पूरी जो सुनवाई चली वो महज 25 मिनट तक सुनवाई चली, जिसमें एनआईए के तमाम जो वरिष्ठ
अधिकारी थे उन्होंने कोर्ट के सामने, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है यहाँ पर अंजू बजाज, उनके सामने कोर्ट में अभी तक की जांच के तमाम जो ब्यौरे हैं, यानी कि जो डिटेल्स है वो उन्होंने साझा की और ये बताया कि आमिर की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है और क्यों आमिर से पूछताछ करना जरूरी है, क्योंकि आमिर ही फिलहाल आमिर के नाम पर ही वो कार I-20 रजिस्टर्ड थी। तो उन्होंने बताया कि और इसके साथ कौन कौन लोग मिले हैं और जिस तरह से बिल्कुल सुशील, और उम्मीद की जाती है कि ये जो 10 दिनों की NIA कस्टडी में पूछताछ होगी तो बहुत कुछ राज निकलकर सामने आएगा, उसका इंतजार भी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, 10 दिन की NIA रिमांड में इसे भेज दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद को 2 समन भेजे गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से समन भेजे गए। जावेद के भाई की भी जांच में एजेंसियां जुटी हुई हैं। फ्रॉड केस में MP पुलिस ने जावेद के भाई को पकड़ा है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में है। जिस तरीके से ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार वहां पर मिली, जो डॉक्टर्स हैं उनका वहां से संबंध निकला, अब इसको लेकर जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद को 2 समन भेजे गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये समन भेजे हैं। जावेद के भाई की भी जांच एजेंसियां कर रही हैं कि जावेद की और जावेद के भाई की भूमिका क्या है। फ्रॉड केस में MP पुलिस ने जावेद के भाई को पकड़ा है, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी को 2 समन दिल्ली पुलिस की तरफ से भेजे गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये समन भेजे हैं और इसके साथ ही साथ लगातार ये जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से विश्वविद्यालय कैंपस के डॉक्टर हैं, वहां पर कार खड़ी थी, लगातार जिस तरीके से संपर्क जुड़ रहे हैं, इसमें जो जावेद है चेयरमैन, जावेद की भूमिका क्या है ये भी दिल्ली पुलिस जानना चाहती है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चेयरमैन जावेद को 2 समन जारी किए हैं और इसके साथ ही साथ जावेद के भाई की भी जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं। फ्रॉड केस में MP पुलिस ने जावेद के भाई को पकड़ा है। तो दिल्ली ब्लास्ट के मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि फरीदाबाद की जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले वहीं पर तार जुड़े जहां के डॉक्टर्स की संलिप्तता पाई गई, वहां पर कार से संबंध बना और अब चेयरमैन को 2 समन जारी किए गए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।